तो आवाज क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो अब सबसे पहले जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, हम बात कर रहे थे कि नेचुरल किलर सेल इज जस्ट लाइक टी सेल्स। वो टी सेल्स की तरह ही काम करती है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करती है किसको? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, एंटीबॉडी कोटेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को। ये तीन सेल्स को वो रिकॉग्नाइज करके किल करती है। ओके, तो कैसे किल करती है? क्योंकि इनके पास किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर्स होते हैं। जो एनके सेल्स हैं, इनके पास किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर और किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं। जो किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड मॉलिक्यूल्स को, यानी कि जो होस्ट सेल्स हैं उनमें जो अनहेल्दी सेल्स है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? क्योंकि वो अनहेल्दी सेल्स या इन्फेक्टेड सेल्स, उनके पास मिक ए और मिक सर इस स्लाइड को रिपीट कर देंगे प्लीज। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। देखिए, हम बता रहे थे कि एनके सेल्स इज जस्ट लाइक ए टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, कि वो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और एंटीबॉडी कोटेड सेल्स और टी ट्यूमर सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है और उनको किल करती है डायरेक्टली। जैसे बाकी सेल्स जो है वो हो सकता है किसी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू या केमिकल मीडिएटर या साइटोकाइन्स के थ्रू किसी अदर सेल्स को एक्टिवेट करके उसके बाद किलिंग करे, लेकिन एनके सेल्स या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो डायरेक्टली इनको किल करती है। ठीक है, किनको किल करती है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, एंटीबॉडी कोटेड सेल्स को एंड ट्यूमर सेल्स। कैसे किल करती हैं? क्योंकि इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर एंड किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर। ये एक्टिवेशन रिसेप्टर है, दिस इज अ इनहिबिटरी रिसेप्टर। ये रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेस सेल्स को, स्ट्रेस सेल्स यानी कि इन्फेक्टेड सेल्स को। तो इन्फेक्टेड सेल्स यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को वो रिकॉग्नाइज करता है। कैसे रिकॉग्नाइज करता है? क्योंकि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या इन्फेक्टेड सेल्स के पास ये जो मॉलिक्यूल है, यानी कि मिक ए और मिक बी, ये बाइंड हो जाते हैं। इसके अलावा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं तो वो एमएचसी क्लास 1 को शो करती है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद वो एमएचसी के साथ जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पर वायरस का कोई पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो कि शो हो रहा होता है। किसके द्वारा शो हो रहा होता है? एमएचसी क्लास 1 के द्वारा। तो एमएचसी क्लास 1 को एक तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स रिकॉग्नाइज करती है, इसके अलावा एमएचसी क्लास 1 को जो नेचुरल किलर सेल्स के पास इनहिबिटरी रिसेप्टर है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके द्वारा ये इनसे अटैच होती है और किलिंग होती है। किलिंग कैसे होती है? देखिए, अटैचमेंट तो पता चल गया कि इसको ऐसे ये रिकॉग्नाइज करके इनसे अटैच होते हैं। फर्दर किलिंग कैसे होती है? तो किलिंग के लिए ठीक है, तो किलिंग के लिए दो प्रोसेस होती है। एक तो ये जो सेल्स है, सॉरी, तो क्लियर करके, ठीक है। तो ये जो सेल्स है यानी एनके सेल्स है, जब ये अटैच होती है तो अटैच होने के बाद ये एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होती है तो एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करती है? ये सिक्रीट करती है इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है उसको रिकॉग्नाइज करती है तो ये क्या रिलीज करती है? इंटरफेरॉन गामा, जब ये एक्टिवेट। ठीक है, इंटरफेरॉन गामा फिर क्या करता है? बाकी जो सेल्स है उनको एक अलार्म सिग्नल भेजता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो फिर प्रोटेक्शन करते हैं अदर सेल्स को। यानी कि इंटरफेरॉन गामा फिर अदर वायरस इन्फेक्शन से बाकी सेल्स को बचाती है। ठीक है, जैसे कि इंटरफेरॉन का आप फंक्शन पहले ही पढ़ चुके होंगे कि इंटरफेरॉन का मतलब ये कि एक जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो इंटरफेरॉन रिलीज कर रही है, नेबरिंग सेल्स जो है बाकी वो फिर प्रोटेक्ट हो रही है उससे, क्योंकि उनमें फिर क्या होता है? एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू हो जाता है।
लेकिन ये रोल इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा ये ज्यादा अच्छे से करते हैं, लेकिन इंटरफेरॉन गामा भी सही से काम करता है। इंटरफेरॉन गामा इसके अलावा टी सेल्स के द्वारा भी रिलीज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एनके सेल्स हैं, इन ये एपोप्टोसिस भी करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट एपोप्टोसिस कैसे करते हैं उसका भी प्रोसेस है कि इनके पास एक लिगेंड होता है। लिगेंड का मतलब कि जैसे जो जो भी बैक्टीरिया है या पैथोजन है, जनरली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है उनके पास यहाँ पर फास्ट सेल्स शो होती है, ठीक है, मतलब फास्ट मॉलिक्यूल शो होते हैं जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है। और ये जो एनके सेल्स हैं इनके पास फास्ट लिगेंड होते हैं। तो ये फास्ट सेल मॉलिक्यूल फास्ट लिगेंड से बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड करने के बाद फिर क्या होता है, इनमें एपोप्टोसिस सिग्नल पहुंचता है, यानी कि अब कैस्टेसिस एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट होने के बाद इनकी प्रोग्राम सेल डेथ होगी, यानी कि इनकी किलिंग होगी। तो एक तो एपोप्टोसिस के थ्रू एनके सेल्स इनको जो है डिग्रेड करते हैं सेल्स को, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। दूसरा इंटरफेरॉन गामा से जो है उसको क्या करते हैं, अलार्म सिग्नल भेजते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा भी प्रोसेस है, इसमें हमने दिया नहीं है, हम आपको बताते हैं। तीसरा प्रोसेस ये है कि ये डीग्रेनुलेट होते हैं। जैसे हमने बताया कि ये ग्रेनुलेटेड लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। अभी हमने इसमें पीछे लिखवाया था कि ये कैसे हैं, लार्ज ग्रेनुलर साइट्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स है। तो इनके पास ग्रेन्यूल्स है, और उन ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, ये रखते हैं परफोरिन एंड ग्रैंजाइम, ठीक है। ये स्लाइड बढ़ गई थी उस समय। इनके पास क्या होता है, ग्रेन्यूल के साथ ये परफोरिन एंड ग्रैंजाइम होता है। परफोरिन का काम क्या है कि ये पोर फॉर्मेशन करता है। तो जहां भी ग्रेन्यूल्स ये रिलीज होंगे, मान लीजिए कि ये जो एनके सेल्स है ये बाइंड कर गई इससे, तो ये डीग्रेनुलेट हुई, मतलब इसने ग्रेन्यूल्स इसमें बाहर छोड़ दिए, ठीक है। तो बाहर जो ग्रेन्यूल्स है, या जैसे परफोरिन है या ग्रैंजाइम है, ये आके इस पे बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड करने के बाद यहाँ पर लाइसिस होती है, ठीक है। लाइसिस का मतलब ये कि पोर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। पोर फॉर्मेशन से क्या होता है कि फिर ये जो ग्रैंजाइम है ये अंदर जाते हैं, यानी कि ग्रैंजाइम क्या है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये फिर पोर के थ्रू अंदर चले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ यानी कि अपोप्टोसिस करवाते हैं। तो इस तरीके से ये किलिंग करता है। किलिंग किसकी कर रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, एंटीबॉडी कोटेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स। आपको तीन चीजें जरूर ध्यान रखनी कि एनके सेल्स आखिर टारगेट किनको कर रहा है। टारगेट कर रहा है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को और एंटीबॉडी कोटेड सेल्स को। काम कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, वो कर रहा है किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर के द्वारा और किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर के द्वारा। उसके अलावा वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो रिलीज करता है परफोरिन और ग्रैंजाइम। परफोरिन पोर फॉर्मेशन करता है, ग्रैंजाइम अंदर जाके प्रोटीन वो डिग्रेडेशन करता है, यानी एपोप्टोसिस करता है। तो ये प्रोसेस। दूसरा, वो फास्ट लिगेंड और फास्ट के द्वारा जुड़ता है एक दूसरे से और एपोप्टोसिस करवाता है। तो इस तरीके से एनके सेल्स काम करता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मास सेल्स की। तो मास सेल्स भी दे आर पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। हमने इन्नेट इम्यूनिटी में भी क्या क्या पढ़ा, एक तो फैगोसाइटिक सेल्स की बात की, यानी कि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा, एनके सेल्स। एनके सेल्स कैसे काम करता है। तीसरा, मास सेल्स यानी बेसोफिल्स। तो जो मास सेल्स हैं दे आर पर्टिकुलरली प्रेजेंट ऑन द सब एपिथेलियल एरिया, यानी जैसे रेस्पिरेटरी एरिया, जेनाइटो यूरिनरी एरिया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, ये भी
ग्रेनुलर होते हैं। बेसोफिल्स मैंने बताया, बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, तो इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये बाइंड करते हैं किसके थ्रू? ये बाइंड करते हैं C3A और C5A के थ्रू। यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के रिसेप्टर मास्ट सेल्स के पास होते हैं, तो जिससे वो एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा ये एक्टिवेट होते हैं IgG बाउंड एंटीजन से, क्योंकि इनके पास FC रिसेप्टर होता है। किसका FC रिसेप्टर होता है? इनके पास FC रिसेप्टर होता है IgE का, FC ऑफ IgE। तो IgE का FC रिसेप्टर मास्ट सेल्स के पास होता है। इसके अलावा C3A और C5A का कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर मास्ट सेल्स के पास होता है। तो जब IgE बाउंड एंटीजन, यानी कि कोई भी एंटीजन एंट्री किया, ठीक है, और उस एंटीजन को IgE से बाउंड कर लिया गया, तो बाउंड करने के बाद फिर वो क्या करता है, वो आके मास्ट सेल्स के द्वारा अटैच हो जाता है, यानी कि मास्ट सेल्स पे अटैच होता है। तो अटैच होने के बाद क्या होता है, जैसे ये मास्ट सेल्स मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर IgE जो है इस तरीके से वो बाइंड कर देंगे। कई सारी IgE बाइंड करती है एक साथ। ये कई सारी IgE बाइंड करती चली गई। किस पे बाइंड कर रही है? मास्ट सेल पे बाइंड कर रही है। कैसे बाइंड कर रही है? क्योंकि इसके पास क्या है, FC रिसेप्टर है। तो ये बाइंड करती चली जाती है। ठीक है, और बाइंड करने के बाद क्या होता है, ये जो पैथोजन है, इस तरीके से पैथोजन है, ये पैथोजन इन्हीं के एंटीजन बाइंडिंग रीजन से बाइंड किया हुआ है। तो बाइंडिंग से क्या हुआ, क्रॉस लिंकिंग हुई। अब ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक हो गए। क्रॉस लिंकिंग से क्या हुआ, ये जो अंदर मास्ट सेल्स है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट क्या मतलब? एक्टिवेशन का मतलब ये है कि अब सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट हुआ। आपने सिग्नलिंग पढ़ी कि सिग्नलिंग कैसे होती है। सिग्नलिंग का मतलब ये है कि एक प्राइमरी मैसेंजर यानी फर्स्ट मैसेंजर आया, उस फर्स्ट मैसेंजर ने सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट किया, और सेकंड मैसेंजर आके फिर उसके ट्रांसक्रिप्शन की तरह, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और ट्रांसक्रिप्शन कराता है, फिर ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन बनती है। ये तरीका है। या फिर अगर वो परमिएबल है, जैसे स्टीरॉइड्स है, तो वो डायरेक्टली एज ए फर्स्ट मैसेंजर सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है और डायरेक्टली बाइंड करता है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। दूसरा ये तरीका है। तो कुल मिला के अगर ये सेल एक्टिवेट हो रही है, तो एक्टिवेट क्यों हो रही है? क्योंकि इसका सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि जब क्रॉस लिंकिंग हुई तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कई सारी प्रोटीन बनी। प्रोटीन बनने के कारण क्या हुआ, डीग्रेनुलेशन हुआ। यानी कि मास्ट सेल्स ने अपने आप को डीग्रेनुलेट किया, यानी कि ग्रेन्यूल सिक्रिएट किए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि बाइंडिंग कैसे हो रही है। बाइंडिंग हो रही है C3A C5A रिसेप्टर के द्वारा, या बाइंडिंग हो रही है FC रिसेप्टर ऑफ IgE, या फिर बाइंडिंग हो रही है डायरेक्टली लेक्टिन रिसेप्टर जो मॉलिक्यूल है उसको रिकॉग्नाइज करके। ठीक है, बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग के बाद डीग्रेनुलेशन हुआ। डीग्रेनुलेशन में जो ग्रेन्यूल्स निकले उसमें क्या क्या थे? उसमें थे हिस्टामाइंस, साइटोकाइन। कौन कौन से? जैसे TNF अल्फा, IL-8, IL-5, इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्रेन्यूल्स के साथ रिलीज हुए। कहाँ से? मास्ट सेल से। तो इनका काम क्या है? जैसे हिस्टामाइन का काम है वासोडाइलेशन करना, यानी कि एपिथेलियल को डायलेट करेगा, जो भी कैपिलरीज है उसको डायलेट कर देगा, उनका एरिया बढ़ा देगा, वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। यानी कि अब क्या होगा, वो जो डायबिटेसिस है यानी एक्स्ट्रावेसेशन आसानी से हो जाएगा, आसानी से जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सरफेस से परमिएट हो सकती है। साइटोकाइंस क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स को, यूसिनोफिल्स को। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि मैक्सिमम सेल्स वहां पर पहुंच जाए आसानी से जहां पर इन्फेक्शन हुआ होगा। इसके अलावा
ये बेसोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आईजीई मॉलिक्यूल उनसे जुड़ता जाए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वो कीमोटैक्टिक फैक्टर को रिलीज करे। तो ये काम कौन करता है? हिस्टामाइन करता है। और इनके एसोसिएशन से यानी डीग्रेनुलेशन से क्या होता है, ये सारी चीजें वासोडाइलेशन, अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और वास्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है। तो इसके इफेक्ट से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेल्स इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। इकट्ठा होने से क्या होगा कि जो वो एरिया है वो एरिया स्वेल कर जाएगा। जैसे जहां भी टिश्यू रप्चर होता है, आप ध्यान दीजिएगा अगर, तो वहां पर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स या बाकी सेल्स वहां पर इकट्ठा होने लगती है, ठीक है। फिर जब इकट्ठा होंगी तो ये अपने अपने केमिकल्स रिलीज करेंगे, यानी टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेंगे या ऐसे मटेरियल रिलीज करेंगे जो कि जो सेल्स है उनको डिग्रेड करे। कौन सी सेल्स? जो इन्फेक्टेड सेल्स है, यानी कि वहां पर किलिंग होगी। तो किलिंग होगी तो कई सारे सेल्स वहां पर डेड होना शुरू होगी। तो डेड होंगी यानी कि पस फॉर्मेशन होगा। तीसरी चीज क्या होगी कि वहां पर रेडनेस होगा। रेडनेस क्यों होगा? क्योंकि वहां पर वासोडाइलेशन हो गया है। चीजों को समझिएगा, वासोडाइलेशन हुआ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ब्लड ज्यादा इकट्ठा हो रहा है वहां पर, ठीक है, वासोडाइलेशन हुआ। उसके अलावा फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पेन होगा। जब हीट बढ़ेगी तो वहां पर पेन होगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने बात किए, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होना, इंक्रीज होना, ईडिमा मतलब जो स्वेलिंग होना, रेडनेस, पेन, ये सारे फैक्टर काम करते हैं इन्फ्लेमेशन में। तो इन्फ्लेमेशन करवा कौन रहा है? मास्ट सेल्स करवा रही। क्यों करवा रही? क्योंकि ये फैक्टर कुछ रिलीज कर रही है, हिस्टामाइंस है, साइटोकाइंस है, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही। तो अभी हम इन्फ्लेमेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मास्ट सेल्स का क्या रोल है ये हमें हमें यहाँ पर समझना था। अब इसके बाद समझते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। मास्ट सेल्स हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट सेल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इनेट इम्यूनिटी में, वो है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स को डेंड्राइटिक सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है नेटवर्क लाइक होती है। यानी कि जैसे डेंड्राइट्स होते हैं, इनमें कई सारे फोल्ड्स होते हैं। डेंड्राइट्स कहाँ पाए जाते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। न्यूरॉन्स के जो टर्मिनल पोर्शन है वो डेंड्राइट कहलाते हैं, जहाँ से अटैचमेंट होता है, सिनेप्सिस होती है, ठीक है, ये सबको पता है। तो डेंड्राइट्स में भी मैंने जो डेंड्राइटिक सेल्स है उसमें भी कई सारे सरफेस फोल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि जिससे कि मैक्सिमम इंटरेक्शन हो सके। डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो तीन टाइप की होती है, लैंगरहैंस सेल्स, इंटरडिजिटेटिंग सेल्स और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जो लैंगरहैंस सेल्स है ये स्किन में होती हैं। इंटरडिजिटेटिंग सेल्स है ये लिम्फ नोड के टी सेल एरिया में होती है। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स ये टी सेल्स के फॉलिकल्स, ये जो लिम्फोइड टिश्यू के पास होते हैं, ठीक है। जो डेंड्राइटिक सेल्स है ये जनरली इनेट इम्यूनिटी के काम करते हैं और ये एबल टू इंट्रिकेट एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रेजेंटिंग एंटीजन। मतलब ये है कि जनरली जो डेंड्राइटिक सेल्स है ये प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग का मतलब कि कोई भी माइक्रोबियल एंटीजन आया तो उन्होंने उसको इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद उसको छोटे छोटे प्रोटीन में ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन के बाद उसको, ब्रेक डाउन का मतलब प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद उसको शो किया जाता है। और शो करने का तरीका क्या है? शो करने का तरीका है एमएससी क्लास 1 के थ्रू। तो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये क्या करती हैं? पैथोजन को इनगल्फ करने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ती हैं और उसको फिर एमएससी के थ्रू शो करती है। जो एमएससी है टू क्लास 2 के थ्रू शो किया है। एमएससी क्लास 2 को मैंने अभी बताया था कि ये टी हेल्पर सेल्स एमएससी क्लास 2 को
रिकॉग्नाइज करती है। तो टी हेल्पर सेल्स जो है वो क्या करती है, ये बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, और बी सेल्स क्या करता है, ये क्या एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। तो कुल मिला के ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करती है। कौन? डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स पर्टिकुलरली एक्ट एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी सेल्स है, जैसे बी सेल्स है, इट ऑल्सो एक्ट एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लेकिन बी सेल्स पार्टिसिपेट करती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो है डेंड्राइटिक सेल्स। तो वो एंटीजन को प्रेजेंट करती है किसके थ्रू? एमएससी क्लास 2 के थ्रू, और एक्टिवेट करती है टी हेल्पर सेल्स की, और टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट करता है बी सेल्स को, और वो फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाता है। लेकिन जो टी सेल्स जो डेंड्राइटिक सेल्स है, सिर्फ लैंगरहैंस सेल्स और इंटरडिजिटेटिंग सेल्स, यही दो सेल्स हैं जो कि क्लास 2 को एक्सप्रेस करते हैं। बल्कि जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स है ये एमएससी क्लास 2 को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो डिफरेंस समझिएगा, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स वो एमएससी क्लास 2 को यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम नहीं करते। तो कौन कौन काम करते हैं? लैंगरहैंस सेल्स और इंटरडिजिटेटिंग सेल्स, ये काम करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह, यानी कि ये एमएससी क्लास 2 को शो करते हैं। तो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स का काम क्या है? इनका काम है बी सेल एक्टिवेशन, यानी कि ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइटिक सेल्स आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज समझ में आया जितना समझाया आप लोग को? नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ये